हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पल्सेस क्रॉप के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने जितनी भी जो सीरियल्स क्रॉप थी उनको कंप्लीट किया है। ये आपका जो खरीफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कोर्स है, इसमें सबसे पहले हमने ये जो आपके खरीफ क्रॉप का राइस पढ़ा था, मेज पढ़ा था। आफ्टर दैट हमने पर्ल मिलेट पढ़ा था, सोरगम पढ़ा था। ठीक है। आपके दूसरा जो टॉपिक है इसका, हमने जब इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने सीरियल्स क्रॉप के बाद में मैंने आपको बताया था पल्सेस क्रॉप। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं जितनी भी जो आपकी खरीफ के अंदर पल्सेस क्रॉप होती है उनके बारे में, और उससे पहले जितनी भी जो पल्सेस क्रॉप है उनके इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को, और उसके बाद में हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलो। सबसे पहले पल्सेस, दाल, दलहनी फसलें, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं दलहनी फसलें। ठीक है, और क्वेश्चन है वो दलहनी फसलों से तो आपको पूछे ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे इसको थोड़ा लाइटली लेते हैं कि छोटा टॉपिक है ऐसा वैसा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे चीजें कुछ आपको याद रखनी होती है। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी, मैं पहले बता देता हूँ, किसी भी आप टॉपिक को पढ़ रहे हो तो देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, मैंने आपको बताया था मेजर सोर्स कार्बोहाइड्रेट का था। सॉरी, हमने अभी जो पहले सीरियल क्रॉप पढ़ा था उसका मेजर सोर्स था वो क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। और पल्सेस क्रॉप है, उनका जो आपका मेजर सोर्स होता है वो होता है प्रोटीन। क्या होता है मेरे भाई, प्रोटीन होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये जो आपका पल्सेस है, ठीक है, लेग्यूम भी बोलते हैं उसको। आप क्या बोलते हो, लेग्यूम क्रॉप भी बोलते हो। और ये लेग्यूम वर्ड है वो लेटिन भाषा का है। किस लैंग्वेज का है, लेटिन भाषा का है, जिसका मतलब होता है लेग्यूमेन। क्या मतलब होता है, लेग्यूमेन। ठीक है, इसका मीनिंग होता है पोड बियरिंग प्लांट। ठीक है, पोड बियरिंग प्लांट्स। ओके, ये आपका लेग्यूम का मीनिंग होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, ऑल पल्सेस आर लेग्यूम। मतलब सीधी समझो बात, जितनी भी जो पल्सेस है वो सारी की सारी लेग्यूम है, बट नॉट ऑल लेग्यूम आर पल्सेस। देखो, जितनी जो पल्सेस है, दाल वाली फसलें हैं, वो सारी की सारी लेग्यूम है, बट सारी लेग्यूम फसलें आपकी दालें नहीं होती है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, चाहे फूडर क्रॉप में देख लो या फिर आप ऑयल सीड में देख लो, कहीं ना कहीं आपको लेग्यूम फैमिली की क्रॉप मिल ही जाएगी। मेजरली एक चीज हमेशा याद रखना, N2 का फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है लेग्यूम क्रॉप, क्योंकि उनकी जड़ों के अंदर जो आपके नोड्यूल्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन के फिक्सेशन को करने में हेल्प करते हैं। तो ये चीज भी आप लोगों को बेसिक है लेग्यूम की, याद रखनी है। ठीक है, लेग्यूम्स या लेग्यूमिनेसी फैमिली इंक्लूड ऑल पॉड बेयरिंग प्लांट्स वेयर pulses are those legume grown for their dry edible seeds only। अब एक चीज यहां से मैं ऊपर बताना भूल चुका हूं, आपको पूछा जाता है फूड ग्रेन का, और नीचे ऑप्शन दिया जाता है। पहले समझना, ऑप्शन ए है फूड ग्रेन, यानी कि कौन कौन सा है। ऑप्शन ए है सीरियल्स, ऑप्शन बी है पल्सेस, ऑप्शन सी है आपका वो है ए एंड बी बोथ। ठीक है, ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन डी है आपके सीरियल्स प्लस पल्सेस प्लस ऑयल सीड। अब आपको ध्यान रखना है, फूड ग्रेन के अंदर मेरे भाई आता है वो आपका सीरियल्स भी आता है, पल्सेस भी आता है। इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए एंड बी, पल्सेस और सीरियल को मिला के आप उसका फूड ग्रेन बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फूड ग्रेन में ओनली सीरियल्स ही आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन यहां से आपका क्लियर होता है। तो आगे चलता हूं मैं। अब एग्जाम्पल क्या गया है,
चिकपी हो गया, लेंटिल हो गया, पिजन पी हो गया, मूंग बीन हो गया, उड़द बीन हो गया, ये सारे के सारे आपके एक पल्सेस क्रॉप के अंदर। ठीक है। लेग्यूम परिवार में सभी फलीदार पौधे आते हैं, जबकि पल्सेस वे लेग्यूम होते हैं जो सूखे बीज के लिए उगाया जाता है। ठीक है। अब डेफिनेशन देख लो पल्सेस की। द टर्म पल्सेस इज यूज्ड क्रॉप हार्वेस्टेड एज ड्राई ग्रेन्स नॉट फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स। पल्सेस शब्द का प्रयोग केवल उन फसलों के लिए किया जाता है जिन्हें सूखे दानों के रूप में काटा जाता है, हरी सब्जियों में नहीं। ये चीज याद रखना। मटर को आप वेजिटेबल्स के अंदर भी इंक्लूड करते हैं, मटर को आप पल्सेस के अंदर भी इंक्लूड करते हैं, यू नो। लेकिन पल्सेस वो कब कहलाएगा? जब वो आपके हार्वेस्टिंग के टाइम में दाने सूख जाते हैं और आप उन दानों को अलग करते सूखा के, वो आपका क्या कहलाता मेरे भाई? पल्सेस कहलाता है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन टर्म किस लैंग्वेज का है? पल्सेस लैटिन भाषा का शब्द है। क्या मतलब होता है? ये चीजें हमने जानी है। अब थोड़ा ग्लोबल और इंडियन सिनेरियो देख लेते हैं पल्सेस का क्या है। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर 25%, कंज्यूमर 27, मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर 25%, कंज्यूमर कितना है 27%, एंड इंपोर्टर 14% ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्शन डाटा 2022-23 के अकॉर्डिंग है। टोटल ग्रेन प्रोडक्शन है भारत का, वो है 329.7 मिलियन टन। ठीक है। टोटल पल्सेस प्रोडक्शन वो आपका कितना है? 27.5 मिलियन टन। ये याद रखना। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 329.7 मिलियन टन, और टोटल आपका पल्सेस प्रोडक्शन है वो आपका कितना है? 27.5 मिलियन टन। खरीफ पल्सेस का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है आपका 32% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, और रबी पल्सेस का जो टोटल प्रोडक्शन है वो 68% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। क्योंकि इसके अंदर बेसिकली आपका क्या आता है? क्या आता है? चिकपी आता है। ठीक है। चिकपी आता है, चना बोलते हैं उसको, साइसर एरिटिना। ठीक है ना। उसकी वजह से, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उसी का होता है। उसके बाद में मसूर का भी काफी अच्छा प्रोडक्शन है, मटर का भी काफी अच्छा प्रोडक्शन है, तो उनकी वजह से। ओके। फिर हम बात करते हैं शेयर इन टोटल फूड ग्रेन 8 to 10%। ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं आपके एरिया अंडर पल्सेस 29.1 मिलियन हेक्टर, 29.1 मिलियन हेक्टर। ठीक है। खरीफ पल्सेस का 47% और रबी पल्सेस का जो एरिया है 53% टोटल एरिया है। ठीक है। उसके बाद में मेजर पल्सेस क्रॉप इन इंडिया। सबसे पहले रबी की बात करता हूं तो ग्राम चना, लेंटिल और फील्ड पी, मटर। ठीक है। अभी मैंने बताया आपको खरीफ के अंदर रेड ग्राम, अरहर जो मेजर आपका, मतलब बात करूं मैं चने के बाद में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है तो वो रेड ग्राम है, फिर मूंग बीन है, उड़द बीन है। ठीक है। उसके बाद में मोट वगैरह ये नॉर्मली होते रहते हैं। ठीक है। काउफी वगैरह। ओके। उसके बाद में ओवरऑल 5 मेजर पल्सेस की बात करूं तो फर्स्ट पे कौन सा आता है मेरे भाई? चिकपी। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है पिजन पी। उसके बाद में आता है, ये आपका क्या है? रबी है। ये अभी मैं बताऊंगा रबी खरीफ, ये आपका खरीफ है। ठीक है। ये उसके बाद में मूंग आपका खरीफ हो जाता है, ब्लैक ग्राम आपका खरीफ हो जाता है, लेंटिल है। ठीक है। ये आपका अलसी, ओके, अलसी नहीं, लिनसीड को अलसी बोलते हैं। ये आपका मसूर है। ये यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक है आपका लेंटिल, एक है आपका लिनसीड। ठीक है। मैंने भी काफी बार गलत क्वेश्चन किया इसके रिगार्डिंग, तो अब बता रहा हूं, ध्यान रखना। ये आपका क्या है? सीड। सीड जिसके पीछे आते हैं वो ऑयल सीड, ऐसे पढ़ते हो ना, ऑयल सीड, तो वो आपका किस में जाएगा? ऑयल सीड में। ये आपका अलसी है और ये आपका मसूर है, जो एक प्रकार का रबी क्रॉप है। ठीक है। टॉप पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश रबी में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम, महाराष्ट्र बोथ खरीफ एंड रबी मेजर प्रोड्यूसर ऑफ उर्फिजन पी, राजस्थान खरीफ प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। और ओवरऑल मैं बात करूं तो फर्स्ट पे आपका एमपी के बाद में आपका आने लग गया है राजस्थान, इनका थोड़ा स्टेटस ऊपर नीचे होता है। ठीक है। ओके। फिर मैं बात करता हूं टॉप 3 स्टेट। ठीक है। तो आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। अब महाराष्ट्र इसलिए आता है ना क्योंकि यहाँ रबी और खरीफ दोनों के प्रोडक्शन है बहुत अच्छे होते हैं। राजस्थान में खरीफ ज्यादा होता है, मध्य प्रदेश में रबी का प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है, उसकी वजह से। ठीक है। स्टेट वही आपका जो स्नैपशॉट देखो अच्छे से। ठीक है। राज्यवार विवरण है वो क्या है?
कैटेगरी राजस्थान का जो एरिया है टोटल वो आपका 39.5 लाख हेक्टर है, प्रोडक्शन है 29 लाख टन है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर आप देखोगे खरीफ के अंदर 20.95 लाख हेक्टर एरिया और 15 टन आपका प्रोडक्शन है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट बराबरी है, जितना प्रोडक्टिविटी उसके हिसाब से देख लो। रबी पल्सेज में मध्य प्रदेश में 35.05 आपका एरिया है और 45.36 लाख टन प्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद में महाराष्ट्र में 24.67 और 25.29 आपका प्रोडक्शन है। उसके बाद में तुर अरहर का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन महाराष्ट्र में आपका एरिया है वो अरहर का 12.48 है और प्रोडक्शन आपका 15.20 है। कर्नाटका का 11.13 है और आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो 10.62 लाख टन है। ओके, नाउ पल्सेस इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी थ्रू द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। इंडिया कंट्रीब्यूट 25% ऑफ वर्ल्ड पल्सेस प्रोडक्शन। उसके बाद में बात करता हूं ग्राम। चिकपी alone contribute about 40% of India's total pulses output। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने अभी आपको बताया था सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आप सोचोगे कभी यार रबी का कैसे होता है, क्योंकि रबी के अंदर चना आता है और टोटल प्रोडक्शन का 40% जो प्रोडक्शन शेयर करने का काम करता है वो अकेला चना करता है, यू नो। उसके बाद में बात करता हूं मैं आफ्टर दैट आपका पल्सेस आर दी चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। 20 to 25% इसके अंदर ऑलमोस्ट प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। मेजर कॉन्स्टेंट्स इन पल्सेस प्रोडक्शन दैट रेनफॉल, पेस्ट, लो प्रोडक्टिविटी और पुअर इरिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारत में अगर पल्सेस का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उनके मुख्य कारण क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे देता हूं, याद रखना। और डिटेल में क्वेश्चन लिखने के लिए भी पूछे तो दे देना। भारत में दलहनी फसलों का आपका जो उत्पादन है कम होने के मुख्य कारण, ठीक है, वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इरेक्ट रेनफॉल, ठीक है, पेस्ट, लो प्रोडक्टिविटी एंड पुअर इरिगेशन, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। भारत में दलहनी फसलों का उत्पादन कम होने का मुख्य कारण क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और वैसे देखें तो ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी क्यों घट रही है वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे देखें तो ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन पूछे तो भी आपके पास में जवाब होना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब का हमारे पास में क्लाइमेट कंडीशन है जो पल्सेस को नीड होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर मैनेजमेंट है। लेकिन वैसे देखें तो ओवरऑल हमारे पास में एरिया बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में भी थोड़ा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले पल्सेस की। पल्सेस में आपका ये है आपका खरीफ, ठीक है, और ये है आपका रबी, ठीक है। अब हमें मेजर ये जो सेमेस्टर है इसमें खरीफ पढ़ रहे हैं। खरीफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए आप पढ़ रहे हो वो है रेड ग्राम। रेड ग्राम जिसको आप क्या बोलते हैं, केजना स्केजान, ठीक है, तुर भी बोलते हैं इसको। उसके बाद में दूसरा आप पढ़ रहे हो वो आपका है ग्रीन ग्राम। तीसरा जो आपका है वो है ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम। चौथा आपका जो है वो है मोटवी। पांचवा जो आपका है वो है काउफी। काउफिया मत पढ़ना, ठीक है, ये आपका है काउफी, ठीक है। अब दो इसके जो अलग से है, एक छठे की अगर मैं बात करूं तो वो आपने अगर पढ़ा होगा बाकड़ा के बारे में, बाकड़ा कभी पढ़ा होगा, ठीक है। और सातवां आपका है कुंठेती करके एक होता है, ठीक है, कुंठी भी बोल सकते हैं उनको आप, एक लोकल दाल है, ऐसी बात बता रहा हूं। बाकी मेजर आप ये तो सबने नाम सुने ही होंगे। ये सारे के सारे क्या है आपके खरीफ के। रबी की बात करूं तो सबसे पहले जो आता है
वो आता है आपका चना, ठीक है, क्या बोलते हो आप इसको, चिकपी, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है लेंटिल, मसूर की दाल। उसके बाद में आपका आता है पी। उसके बाद में आपका जो आता है वो आता है लेथाइरस, लेथाइरस। और उसके बाद में जिसका आप पढ़ते हो, ठीक है, कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, राजमा, राजमा, ठीक है। ये आपके रबी के मेजर पल्सेस है, ठीक है। ये सब चीजें होप करूंगा कि क्लासिफिकेशन अगर आपको पल्सेस का पूछे तो आ जाना चाहिए कि रबी पल्सेस कौन सी है, खरीफ पल्सेस कौन सी है। हम इस सेमेस्टर के अंदर मेजरली जो पढ़ेंगे वो खरीफ पल्सेस पढ़ेंगे। और खरीफ के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे रेड ग्राम, जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, पीजन पी बोलते हैं, ठीक है। पिगोनिया पिया मत पढ़ना इसको, पीजन पी, ठीक है। ये आपके खरीफ पल्सेस है, खरीफ पल्सेस, रेड ग्राम, पीजन पी सबसे पहले खरीफ पल्सेस, जिसको अरर और तूर के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिफिक नाम आपको पता है केजनास केजान, ठीक है। दो आगे क्लासिफिकेशन करके बताऊंगा, वैरायटी है क्लासिफिकेशन। कॉमन नेम पीजन पी, रेड ग्राम, अरहर, तूर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम जगह देखने को मिलता है। कोंगो पिया, ठीक है, कोंगो फी, पिया मत पढ़ना। और उसके बाद में नो आई पी, ठीक है। केजनास केजान जो इस पे सीधे आगे बात करेंगे। फैमिली सबको पता है, फेबेसी लेग्यूमिनेशी, ठीक है। और इसकी जो सब फैमिली है, सब फैमिली, उसको आप बोलते हो पेपोलिनियसी, पेपोलिनियसी, पेपिलियोनियसी, पेपिलियोनियसी, ठीक है, ऐसे पढ़ना। ट्राइब, हाँ ये आपका ट्राइब इसका कौन सा है, वो आपका है फस्युले। उसके बाद में बात करते हैं क्लोजेस्ट वाइल्ड रिलेटिव है, ठीक है, वो आपका है एटाइलोसिया स्पीसीज, ठीक है। उसके बाद में क्रोमोसोम नंबर 20=22। ओरिजिन इसका है वो इंडिया, लेकिन सम रेफरेंस का कोडिंग आपका इसका अफ्रीका भी माना जाता है, सो यू कैन प्रेफर इंडिया, ठीक है। किजनास केजान, अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है इस क्रॉप का। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्सेस क्रॉप इन इंडिया आफ्टर चिकपी ग्राम, contribute about 15% of the total pulses area and production in India. India's produce 90% of the total world FSP. Most drought tolerant among major pulses crop known as the biological, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। तुर को, पिजन पी को बायोलॉजिकल फ्लो कहते हैं। Why? Due to its deep tap root up to 2 meter, which improves soil structure, aeration and water infiltration. Okay, now जीवित हल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें मिट्टी से भुरभुरी, मतलब मिट्टी को भुरभुरी बनाती है, या फिर लंबी जड़ें होती है, ये बहुत सारे कारण हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर मैं बेसिकली बात करूं तो इसके दो स्पीसीज है। हमने क्या पढ़ा, केजनास, ठीक है, केजान, इसके दो स्पीसीज है, केजनस केजान के। वैरायटी भी बोल सकते हो, वेयर का मतलब होता है वैरायटी, ठीक है। वो आपका एक तो है बाइकोलर और एक आपका है वो है फ्लेवस, फ्लेवस क्या है, फ्लेवस, एक मिनट ये यू ही है, ठीक है, फ्लेवस। हाँ स्पेलिंग कभी कभार देख लेना भाई, मेरी भी गलती हो जाती है। हाँ बाइकोलर, क्योंकि इनके नामों में तो स्पेलिंग सब गलत, ऑलमोस्ट लोग गलत ही लिखते हैं, मैं भी गलत लिखता हूं, तो कभी कभार ध्यान रख लेना स्पेलिंग का, ठीक है। बाइकोलर ध्यान रखना, पेरेनियल टाइप का एक, पेरेनियल और एनुअल का मतलब तो आप समझते हो, ठीक है। ये आपका क्या है, पेरेनियल है, ये आपका पेरेनियल है, और ये आपका एनुअल है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द एग्जांपल ऑफ एनुअल पिजन पी, फर्स्ट ऑप्शन केजनस केजान बाइकोलर, सेकंड ऑप्शन केजनस केजान फ्लेविस, थर्ड ऑप्शन both, fourth option none of these. So keep in mind, Keznus Kezan bicolor is a perennial pigeon pea and Keznus Kezan flavus is a annual. Okay, ये चीजें क्लियर कर लेना। Now moving on next point, फर्स्ट ऑफ ऑल केजनस केजान बाइकोलर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो पेरेनियल होता है, टॉल प्लांट होता है, येलो फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का येलो ही होता है, विद पर्पल स्टेम, ये ध्यान रखना। लेकिन
उसमें आपका पर्पल ये स्टिक्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है। लेट मैच्योरिटी होती है इसकी और 4 से 5 ग्रेन है वो एक फली के अंदर होते हैं, ठीक है। एनुअल शॉर्ट डे प्लांट होता है, येलो फ्लावर होता है, ठीक है। अर्ली मैच्योरिटी 2 to 3 ग्राम पॉड इन ग्राम पर पॉड, ओके। अब देखो इसका जो रीजन बेसिकली जो नॉर्थ इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है वो आपका क्या होता है, केजनस केजन बाइकोलर, लेकिन जो साउथ इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है वो होता है केजनस केजन फ्लेवर्स, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूं मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट महाराष्ट्र, हाईएस्ट जो आपका एरिया के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है, तो वो आपका महाराष्ट्र है और प्रोडक्टिविटी बिहार की सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं आपके उत्पादकता होगी, हाँ प्रोडक्टिविटी वगैरह ये हमने सबने जान ली। फिर हम बात करते हैं वैरायटी, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके 3 टाइप की वैरायटी होती है। कौन कौन से 3 टाइप है तो ध्यान रखना। इसकी जो वैरायटी है एक तो होती है आपके शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट डे नहीं शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, अभी मैं बताऊंगा ऐसी क्यों होती है, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को समझना है। शॉर्ट डे वैरायटी, उसमें शॉर्ट डे हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन, उसके बाद में आपका मीडियम, ठीक है, और लॉन्ग या लार्ज, ठीक है। अब शॉर्ट ड्यूरेशन की जो वैरायटी होती है बेसिकली बच्चे, इसमें जो टाइम होता टाइम पीरियड होता है वो 101 से 120 130 डेज तक होता है, 150 बहुत कम सिचुएशन ऐसी। मीडियम की होती है लगभग 140 से 150 दिन तक देखने को मिलती है, उससे ज्यादा भी कभी कभार होता है। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है वो बेसिकली 170 प्लस डेज की होती है, उसका ड्यूरेशन 170 प्लस दिनों का होता है। ये चीजें ध्यान रखना। और बेसिकली होता क्या है ना कि भाई जो नॉर्मली क्रॉप होती है वो 100 से, आपने देखा होगा रबी खरीफ का क्रॉप 100 से 120 दिन का ड्यूरेशन होता है, हार्डली 4 मंथ का, ठीक है। लेकिन इस क्रॉप का ड्यूरेशन आपने देखा होगा दोनों सीजन के अंदर भी ये स्टैंड रहता है। बेसिकली नॉर्थ इंडिया में यूपी वगैरह में देखो लगभग अभी आप चले जाओ अभी भी ये खेतों के अंदर खड़ी है, ठीक है, अभी भी हरी खड़ी है, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन होता है लगभग 180 दिन। अगर किसी ने इसको जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई में बोया तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि लगभग दिसंबर जनवरी के समथिंग इसका क्या होगा, हार्वेस्टिंग होगा। 180 दिन से भी ज्यादा का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना कि आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हो। आई बात समझ में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन की, जो इसकी वैरायटी है सबसे पॉपुलर वैरायटी है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उपास 120, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है उपास 120 किसका वैरायटी है, तो उपास 120 याद रखना आपका पिजन पी का शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, जो पंतनगर जीबीपीयूटी यूनिवर्सिटी है वहां से इस वैरायटी को रिलीज किया है। और इस वैरायटी का जो ड्यूरेशन है 120 से 130 डेज माना जाता है, ओके। नाउ प्रभात इंपॉर्टेंट वैरायटी है, 110 से 120 दिन लगते हैं। ICPH8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा, आई थिंक आईसीआर के अंदर पूछा गया है, ठीक है, जेआरएफ के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट हाइब्रिड पिजन पी की वैरायटी है जो 1991 में इक्री शेट हैदराबाद एक इंटर वैरायटी है, ठीक है। हाई यील्डिंग हाइब्रिड वैरायटी मानी जाती है। उसके बाद में आपका ICPL 87 है, पूसा आगेती है, ठीक है, मनक है, बाहर है, ये सारी की सारी आपकी क्या है शॉर्ट ड्यूरेशन वाली वेराइटीज है, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर हम बात करते हैं आगे मीडियम ड्यूरेशन की। 150 160 मैंने बताया था, 180 दिन तक भी होते हैं, ठीक है। इसमें आपका BDN फर्स्ट जो पॉपुलर वैरायटी है इसके लिए मुक्ता हो गया, वाइल्ड रेजिस्टेंस विल्ड रेजिस्टेंस वैरायटी मानी जाती है। उसके बाद में शारदा बसंत और जो आपका पार्स वैरायटी है जो मीडियम ड्यूरेशन, ठीक है, और खरीफ सीजन को बेसिकली रिकमेंडेड करती है, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी की मैं बात करता हूं यहाँ पे, एक मिनट, क्या भाई इतना स्पीड से क्यों भाग रहा है, हाँ, पूसा 9 है और आपका शारदा है, लेट मैच्योरिटी और लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे अदर इंपॉर्टेंट वैरायटीज, जो आपकी पूसा 33 है, पूसा 16 है, BRG 2 है और LRG 41 है। इसमें आपने टाइम देखा होगा लॉन्ग ड्यूरेशन का 180 प्लस, मतलब 180 से लगाकर आपके 300 दिन तक का भी टाइम पीरियड इसका होता है, ठीक है। चलो फिर बात कर लेता हूं मैं इसके क्लाइमेटिक जो आपके रिक्वायरमेंट है उनके बारे में। टाइप जो आपका क्वांटिटेटिव शॉर्ट डे प्लांट SDP होता है, क्योंकि खरीफ के अंदर लगाते हैं। बार बार इस कॉन्सेप्ट को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने पहले अच्छे से पढ़ा है तो उसको पता है SDP क्या है।
टेम्परेचर ऑप्टिमम 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल 600 से 1000 मिलीमीटर एनुअली, सुटेबल लैटिट्यूड बिटवीन 30 जो आपका नॉर्थन का होना चाहिए और साउथर्न का 35 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में ड्रोट टॉलरेंस हाई, उसके बाद में सेंसिटिव टू आपके फ्रॉस्ट टू वाटर लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपकी सोविंग एंड सीजन का जो टाइम है, खरीफ सीजन बेसिकली जून और जुलाई मंथ को, हार्वेस्टिंग नवंबर टू जनवरी, ठीक है। और रबी में कुछ लिमिटेड एरियाज के अंदर ही रबी का ये क्रॉप उगाया जाता है, सितंबर टू अक्टूबर, फरवरी टू अप्रैल, ठीक है। बीज दर इसकी 12 से 15 केजी पर हेक्टर आप लोगों की बेसिकली मानी जाती है। स्पेसिंग है वो 60, देखो ये बीज दर भी आपके डिपेंड करता है, आप लेट में शॉर्ट ड्यूरेशन वाली वैरायटी ले रहे हो, लॉन्ग ड्यूरेशन वाली ले रहे हो, मीडियम ले रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर। प्योर क्रॉप के लिए आपका 60 से 20, मतलब 60 गुणा 20 का आपका क्या होगा, आर गुणा पी, रो इनटू प्लांट का डिस्टेंस होगा, ठीक है, स्पेस होगा। और उसके बाद में आपका जो इंटरक्रॉपिंग होता है 90 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट की बात करता हूं तो बेसिकली आपको पता है फंजीसाइड से सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। फंजीसाइड के अंदर आपका थायरम हो गया, कैप्टन हो गया, ठीक है, ये लेते हैं। तो इनको आपको 2.5 ग्राम पर केजी सीड लेना, लेकिन बवास्टिन अगर आप लेते हो तो 1 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से आपको बवास्टिन लेना है। राइजोबियम कल्चर आप डेफिनेटली या फिर यूज कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर फंजीसाइड ट्रीटमेंट एंड ड्राइंग टू इनहेंस नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर ये देखो पल्सेस क्रॉप है और पल्सेस क्रॉप का नाइट्रोजन फिक्सेशन आप बढ़ाना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप राइजोबियम कल्चर को साथ में यूज कर सकते हो। पहले इसके उपचार कर लो और उसको सुखाने के बाद में राइजोबियम कल्चर है वो ऊपर लगा दो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बीजो उपचार के बाद में सीड रेट के बारे में। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 12 से 15 केजी सीड पर हेक्टर जरूरत है, मीडियम के लिए 10 से 12 और लॉन्ग के लिए आपका 8 to 10, क्योंकि जितना लॉन्ग होगा ड्यूरेशन उसका पौधा उतना ही बड़ा होगा, और पौधा उतना बड़ा होगा तो कम बीज की जरूरत होगी, क्योंकि उस प्लांट को अपनी जो ब्रांचेज होती है उनको फैलाना होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर पास पास होंगे तो सही से मामला बैठेगा नहीं। खरीफ के अंदर 12 से 15 केजी बेसिकली, और रबी के अंदर 4 से 5 केजी पर हेक्टर होगा तो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं नॉट सीड रेट इंक्रीज इन रबी ड्यू टू लेस ब्रांचिंग एंड लोअर टेम्परेचर, ठीक है। सीड रेट इंक्रीज इन रबी ड्यू टू लेस ब्रांचिंग, एक मिनट यहाँ पे रबी का या सीड रेट है वो गलत लिखा है, ठीक है। 14 से 15 केजी बेसिकली होता है, थोड़ा कभी कभार टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। सीड रेट इंक्रीज इन रबी, ठीक है, रबी के अंदर सीड रेट इंक्रीज करना है ड्यू टू लेस ब्रांचिंग एंड लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर कम रहता है, ब्रांचिंग कम रहती है, और कभी कभार हमने देखा होगा 20 केजी आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, 20 केजी पर हेक्टर। नॉर्मली अगर सीधा आप लिखो तो 15 केजी आपका किस में लेते हैं, खरीफ के अंदर, ठीक है, ये आपका लेते हैं खरीफ के अंदर और ये आपका लेते हैं रबी के अंदर, ठीक है, कभी कभार हो जाता है, ध्यान रखना है ना। उसके बाद में स्पेसिंग की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन में 60 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, मीडियम एंड लॉन्ग ड्यूरेशन में 75 टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग आपके 55,000 है वो प्लांट पर हेक्टर खरीफ के अंदर लगते हैं, और 3,33,000 प्लांट है वो आपके रबी के अंदर लगते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं यील्ड के बारे में। तो इरिगेटेड एरिया के अंदर 15 से 18 क्विंटल पर हेक्टर, रेनफीड के अंदर 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टर, ठीक है। पीजन पी हैज द लोवेस्ट हार्वेस्ट इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। 19% सबसे कम अगर आपका हार्वेस्ट इंडेक्स की बात करें, ठीक है, अमंग द पल्सेस, वो आपका किसका होता है, पीजन पी का। अरहर में सभी दलहनी फसलें सबसे कम हार्वेस्ट इंडेक्स है वो 19 पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है इसमें दाने कम और कचरा ज्यादा होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स किस बेसिस पे निकलता है ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। हार्वेस्ट इंडेक्स निकालने के लिए कोई ज्यादा कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है, टोटल ग्रेन और आपका जो बायोलॉजिकल वेट होता है उनको तोल के निकाला जाता है, और उसके बाद में बायोलॉजिकल वेट आपका जितने भी जो मतलब कचरा होता है उसका वेट अलग कर लिया जाता है, दानों का वेट अलग होता है, तो वो सब जोड़ के ना कि भाई इसमें आपका कचरे का कितना प्रोडक्शन आता है और दानों का कितना प्रोडक्शन आता है, उनका रेशियो के बेसिस पे निकालते हैं। जैसे मान लो 100 केजी आपने पूरा मतलब 100 किलो का एक बंडल उठाया अरहर का, उसमें से लगभग देखना 19 केजी ही आपको क्या निकलेगी, उसके अंदर से अरहर निकलेगी, बाकी सारा कचरा ही रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद में मैं बात करता हूं आपके साइंटिफिक नाम, तो केजनस केजान, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ऐड किए, लास्ट में याद कर लेना। इंडिया इसका ओरिजिन माना जाता है, शेयर द वर्ल्ड प्रोडक्शन का 90% है, डीप रूटेड, ड्रॉट टॉलरेंट और बायोलॉजिकल जो आपका फ्लो क्रॉप माना जाता है। मेजर स्टेट महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार माना जाता है। फर्स्ट हाइब्रिड है वो ICPH 8 है,
ठीक है। और फोटो जो आपका फोटो पीरियड है सेंसिटिव होता है, शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। मेजर क्रॉप है वो आपकी विल्ट लगती है, जिसको आप फ्यूजेरियम वुडम बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, आपको कोस्टल ऑर्गेनिज्म याद रखना जो आगे पैथोलॉजी में आप पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद में मेजर पेस्ट की बात करता हूँ, कोड बोरर है वो हेलुकर्पा आर्मीजेरा, नाम सुना होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद में चने का फलीछेदक पढ़ा ही होगा ना, हाँ वही है। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड नंबर पे ब्लैक ग्राम के बारे में। उसको उड़द बीन, ठीक है, उड़द दाल के नाम से भी जाना जाता है, विग्ना मूंगो। ये कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है, याद रखना। विग्ना मूंगो, जिसका नाम मूंग है उसके पीछे मूंग नहीं लगेगा, ठीक है। ये उल्टा कर लेना, विग्ना रेडिएटा आपका मूंग का होगा और विग्ना मूंगो आपका किसका होगा, ब्लैक ग्राम का होगा। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। और कंफ्यूज वही बच्चे होंगे जिनको या तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे या फिर थोड़ा वो रट के रखोगे, ठीक है। आई थिंक 12वीं के बाद में मैंने कोई एग्जाम दिया था, एंट्रेंस टेस्ट में ही पूछा था ये क्वेश्चन, मैंने भी गलत किया था। लेकिन उसके बाद में जो जो क्वेश्चन आज तक मेरे गलत हुए ना, रिग्रेट तो हमेशा होता है यार, एक छोटे छोटे क्वेश्चन से, ठीक है। तो आप ये गलती मत करना। फिर बात करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि उतावल के अंदर गलत कर देते हैं, तो वो मत करा करो, ठीक है। फिर बात करते हैं विग्ना मूंगो फैबेसी हो गई, फैमिली इंडिया ओरिजिन हो गया, उड़द ब्लैक, ठीक है, ब्लैक लेंटिल भी बोलते हैं उसको आप, ठीक है। मध्य प्रदेश इसमें सब मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। विग्ना रेडिएटा, ठीक है, चॉकलेटा आपके जो एंसेस्टर माने जाते हैं, प्रोजेनेटर्स आप बोलते हो जिसको आप, ठीक है। ब्लैक ग्राम कंटेंट्स दी हाईएस्ट, आपका जो फास्फोरिक एसिड पाया जाता है P2O5, वो पल्सेस के अंदर सबसे ज्यादा है, वो उड़द की दाल में पाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं यूजेस, जो आपके साउथ इंडियन लाइक डिशेज होती है, इडली हो गया, डोसा हो गया, ठीक है, वड़ा हो गया, पापड़ हो गया, ये सब बनाने के अंदर इसका यूज किया जाता है। वैरायटी T9 है, फर्स्ट जो आपका जीनोटाइप रिलीज एज ए कल्टीवर, पॉपुलर अर्ली वैरायटी पंत U19 सरला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है सरला, ठीक है। उसके बाद में LVG20 IPU 9041, उसके बाद में बरखा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे हाई यील्डिंग एंड अर्ली ग्रोवन इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, ठीक है। सीड एंड सोविंग के अंदर मैं बात करता हूं तो खरीफ के अंदर आपका 12 से 15 केजी पर हेक्टर सीड की जरूरत होती है, 30 × 10 सेंटीमीटर डिबलिंग मेथड। समर के अंदर 20 से 25 केजी पर हेक्टर, ठीक है। राइस फैलो की बात करता हूं, ब्रॉडकास्टिंग की जाती है, ठीक है। इसमें आपको 2 से 3 डे बिफोर राइस हार्वेस्ट, ठीक है। राइस फैलो सोविंग उर्द ब्रॉडकास्टिंग इनटू स्टैंडिंग पेडी फील्ड बिफोर हार्वेस्ट फॉर रिले क्रॉपिंग। ये रिले क्रॉपिंग आपको फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है और पता होना चाहिए कि रिले क्रॉपिंग क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, रिले क्रॉपिंग का थोड़ा मतलब बता देता हूं कि जब आपकी क्रॉप स्टैंड रहती है, खड़ी रहती है, ठीक है, तो क्रॉप के हार्वेस्टिंग से 15 दिन पहले उस खेत के अंदर जो दूसरी क्रॉप लगाते हैं उनके सीड को छिटक देना, ताकि जब उसका हार्वेस्टिंग करो जो सॉइल में मॉइस्चर रहता है उनसे वो आपके बीज आराम से इजीली उग जाएंगे। आई बात समझ में? नाउ अब हम बात करते हैं इसके स्पेशल पॉइंट, तो यही है जो हमने पढ़ा है, ठीक है, क्या क्या इसके प्रोडक्ट बनाते हैं। आपको शॉर्ट होता है ना लास्ट में रिवीजन, उसमें हेल्प करेगा। फिर बात करता हूं आपके ग्रीन ग्राम, जिसको आप मूंग बीन या फिर मूंग बोलते हैं, विग्ना रेडिएटा जब बॉटनिकल नेम, ठीक है। रिजेक्ट अर्लियर जो आपका फेसिलियस ओरियस है, ठीक है, हाँ कॉमन नेम है, ग्रीन ग्राम है, गोल्डन ग्राम है, मूंग है, फेबेसी फैमिली है, इंडिया इसका ओरिजिन माना जाता है, राजस्थान मेजर स्टेट है, हाईएस्ट अमंग पल्सेस 83 to 90%, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं आपके मूंग इज द मोस्ट इजीली डाइजेस्टेबल ग्रेन लेग्यूम, ठीक है। मूंग में सबसे ज्यादा पाच्य दलहन 83 से 90% जो आपकी पाचन क्षमता है वो पाई जाती है। अब ये मत पूछना सर किसके अंदर कितना प्रोटीन होता, पहले ही क्लास में सबसे पहले यही बताया किस क्रॉप के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट, किस क्रॉप के अंदर कितना प्रोटीन होता है, किस क्रॉप के अंदर कितना फैट परसेंटेज होता है, किसके अंदर कितना मिनरल होता है, और आर किसके अंदर कितना ऑयल सीड होता है, ये तक भी क्लियर है। पहला लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। वैरायटी की बात करता हूं तो पूसा बेसा की अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, ठीक है। वर्षा है जो आपका शून्य सुटेबल फॉर खरीफ के लिए सुटेबल माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में IPM 23 है, IPM 1431 है, उसके बाद में आपका सम्राट है, ठीक है, सम्राट बोलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी है। SML 668, MH 421, HUM ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला गया वैरायटी है, हिंदू यूनिवर्सिटी मूंग 16, ठीक है। जवार 45 हिंदू यूनिवर्सिटी मूंग, ठीक है। RMG 62, K85
51 और पीडीएम 11, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सीड एंड सोविंग के बारे में। तो खरीफ के अंदर 12 से 15 केजी पर हेक्टर सीड स्पेसिंग है 30 × 10। समर के अंदर आपका 20 से 25 केजी पर हेक्टर आपका सीड रेट और स्पेसिंग है 25 से 25 × 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सोविंग की बात करता हूं तो खरीफ के अंदर जून से जुलाई के अंदर बेसिकली सोविंग है, समर के अंदर फरवरी मार्च के अंदर आफ्टर रबी हार्वेस्ट, ठीक है। सॉइल लोम टू सैंडी लोम, ठीक है, वेल ड्रेन्ड सॉइल प्रिपेयर्ड, ठीक है। मूंग बीन इज ग्रोन एज ए केस क्रॉप ड्यू टू its short life cycle 60 to 70 days. Pusa Besaki selection from type 44 is the best variety for the intercropping with sugar cane, ठीक है। पूसा बैसाखी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है, यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन फ्रॉम टाइप 41 का इज द बेस्ट वैरायटी इंटरक्रॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी शुगर केन के साथ में मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद में सीड रेट है वो बेसिकली आपकी जो खरीफ क्रॉप होती है उसके अंदर 15 से 20 केजी, और ये क्वेश्चन है वो रबी के अंदर हमें पूछा गया था, आई थिंक आई वाज इन सेकंड ईयर, ठीक है। उस टाइम पूरा यही दिया था कि रबी या समर ग्रीन ग्राम का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, या क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो भी लिखना होता है 25 केजी पर हेक्टर। कैंपेनियन विद शुगर केन गन्ने के साथ में मिश्रित फसल में 7 से 8 केजी पर हेक्टर इसकी बीज दर है उसकी जरूरत रहती है। स्पेसिंग की बात करता हूं तो आपका 30 × 10 सेंटीमीटर, लगभग 3,33,333 प्लांट्स पर हेक्टर। यूज पल्सेस ग्रीन मैन्योर्स एंड आपके फूड क्रॉप के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्पेशल पॉइंट की बात करूं तो मैं आपके साइंटिफिक नाम विग्ना रेडिएटा है, ठीक है। हाईएस्ट डाइजेस्टिबल अमोंग पल्सेस 83 to 90%, मेजर स्टेट राजस्थान, यूज एज ग्रीन मैन्योर एंड इंटरक्रॉप। कॉमन प्रोजेनेटर्स विद ब्लैक ग्राम विग्ना रेडिएटा वॉर जो आपका सबलुगेटा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मोटविन के बारे में। तो मोटविन देखो ये चीजें क्या है ना, मेजर आप समझो, लास्ट में मैं एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सबकी कॉमन पढ़ाऊंगा, उससे आपको जो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मोटविन की बात करूं तो साइंटिफिक नाम आपका विग्ना अकंटिफोलिया है, ठीक है। ओरिजिन आपका इंडिया माना जाता है, इसको आपका मटकी या फिर आप देवविन भी बोल सकते हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है इसका राजस्थान माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में फेमस जो आपके प्रोडक्ट बनता है बीकानेरी भुजिया इन मेड फ्रॉम मोटविन, ठीक है। इसकी क्लाइमेट की अगर मैं बात करता हूं तो आपकी हाईली ड्रोट रेजिस्टेंस अत्यधिक सूखा सहनशील फसल है, ठीक है। परफॉर्म वेल इन लो रेनफॉल 200 to 400 मिलीमीटर रीजन, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो आपका है 24 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सॉइल आपकी है वो वेल ड्रेन सैंडी और सैंडी लोमी सॉइल। वैरायटी है वो आपकी RMO 40, RMO 225, RMO 257, काजरी मोड फर्स्ट, CZM फर्स्ट, ठीक है, CZM 2। उसके बाद में बात करता हूं मैं आपके IPCMO 912, ज्वाला हो गया, जदिया हो गया, FMM 96 हो गया, मरु बाहर हो गया, ठीक है, मरु वरदान हो गया। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक उत्पादकता है वो RMO, ठीक है, 225, RMO 257 कितनी होती है, लगभग आपकी 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टर। आगे बात करता हूं सोविंग टाइम के बारे में। तो आपके जो इसके रेनफेड एरिया है विद ऑनसेट ऑफ मानसून वो आपका जून एंड जुलाई। इरिगेटेड एरिया है वो आपका स्प्रिंग और समर सीजन जो मार्च अप्रैल माना जाता है। सीड रेट इसका माना जाता है प्योर क्रॉप के लिए 15 से आपका 20 केजी पर हेक्टर, ठीक है। मिक्स क्रॉप का माना जाता है आपका 10 से 12 केजी पर हेक्टर। स्पेसिंग है वो आपका 30 to 45 सेंटीमीटर और 10 से 15 सेंटीमीटर। सीड ट्रीटमेंट है वो आपका ट्रीट विथ थायरम और कैप्टन 2 से 3 ग्राम पर केजी सीड टू प्रिवेंट सीड बोर्न डिजीज, ठीक है। उसके बाद में फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एज ए लेग्यूम क्रॉप मोटविन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू रूट नोड्यूल्स, ठीक है। उसके बाद में आपकी बात करता हूं हार्वेस्टिंग के बारे में। तो हार्वेस्ट व्हेन 80% पोर्ट्स टर्न ट्रॉम, ओके। ये आपके मोटविन है, मोटविन में ज्यादा ऐसा कोई पूछा नहीं जाता हार्ड एंड फास्ट। ये एक छोटा सा और क्रॉप पढ़ लो, वो आपका काउफी लोबिया, जिसको आप ब्लैक आइड पी भी बोल सकते हैं, लोबिया, ठीक है। साइंटिफिक नेम विग्ना साइनेंसिस या फिर विग्ना आपका इग्नुक्लाटा बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ इसका सब स्पीशीज है वो आपका इग्नुक्लाटा माना जाता है। ओरिजिन है वो अफ्रीका है। कॉमन नेम है वो आपका लोबिया है, ब्लैक आइड पी है और वेजिटेबल मीट बोलते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेजिटेबल मीट। आगे बढ़ते हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो आपका कर्नाटका है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। यूज एज पल्सेस वेजिटेबल ग्रीन मैन्योर फूडर एंड कवर क्रॉप।
रिच इन मिथ्योनिन एंड एसेंशियल एमिनो एसिड। सीड रेट है ग्रेन वेजिटेबल पर्पस 25 से 30 केजी पर हेक्टर और ग्रीन मैन्योर फोडर के लिए 40 केजी पर हेक्टर। स्पेसिंग की बात करता हूं तो 30 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर इसका स्पेसिंग माना जाता है। वैरायटी की बात करता हूं तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट 2 वैरायटीज है, एक है C152 और एक है CG4। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉफी की वैरायटी है, दोनों की दोनों, ठीक है, याद रखना, ग्रेन टाइप की वैरायटी। और वेजिटेबल टाइप की ये इस बार आपका पूछा था ICAR JRF 2025 इन एग्रोनॉमी। ये एग्रोनॉमी के पेपर में जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया था कि फाल्गुनी, पूसा फाल्गुनी वैरायटी किसकी है। याद रखना, पूसा फाल्गुनी वैरायटी आपकी कॉफी की है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पूसा दो फसली का भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। पूसा कोमल हो गया, पूसा बरसाती हो गया, पूसा ऋतुराज हो गया और दुर्गा क्रांति, ये इसकी मेजर वैरायटी है, वो आपकी कॉफी की मानी जाती है। तो ये आपके 5 जो क्रॉप थी उनका मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। अब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मतलब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में जो मेजर पॉइंट है, क्लाइमेट कौन सी होनी चाहिए, सीड ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, सीड सोविंग कैसे करनी चाहिए, उसके बाद फर्टिलाइजर कैसे देना, इरिगेशन कैसे देना, वीड मैनेजमेंट कैसे करना है, पेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है, डिजीज का मैनेजमेंट कैसे करना है, हार्वेस्टिंग कैसे करनी, प्रोसेसिंग कैसे करनी है, ईच एंड एवरी पॉइंट इंक्लूड इन कंप्लीट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ क्रॉप। ओके, सो अभी हम उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करता हूं बच्चे में क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के बारे में कि इसको भाई किस प्रकार के क्लाइमेट की जरूरत होती है। सबसे पहले हम क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो भाई इनको जो क्लाइमेट की जरूरत होती है, खरीफ पल्सेस आर वार्म सीजन क्रॉप दैट रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ड्यूरिंग आपके वेजिटेटिव ग्रोथ एंड ड्राई वेदर ड्यूरिंग मैच्योरिटी। ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल रिक्वायरमेंट 500 से 1000 मिलीमीटर एनुअली, क्रॉप लाइक मोट व्हीट एंड पिजन पी टॉलरेंट ड्रोट ड्यू टू डीप रूट सिस्टम, ठीक है। हेवी एंड आपका कंटिन्यूअस रेनफॉल एट फ्लावरिंग और मैच्योरिटी कोज फ्लावर शेडिंग एंड डिजीज जो आपका इंसिडेंस होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 25 से 35 डिग्री नॉर्मली इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। वार्म सीजन के लिए आपका किसमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है, ठीक है। वेजिटेटिव ग्रोथ जब होती है उस टाइम आपकी ड्राई वेदर होना चाहिए, ठीक है। उसमें सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करूं तो बेसिकली इसमें 6 से 7.5 पीएच वाली सॉइल की जरूरत होती है। सैंडी लोमी सॉइल अच्छी मानी जाती है और लोमी सॉइल का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपका गुड एरिएशन सॉइल के अंदर होना चाहिए, वो सॉइल यहाँ सुटेबल मानी जाती है। और यहाँ पे मैं बात करूं तो लेग्यूमिनेसी पल्सेस इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी थ्रू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो बाकी ज्यादा ऐसा कोई ज्यादा खराब सॉइल भी होगा तो इतना ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो जितने भी जो लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं उनको हम मेजरली फोकस यही रखते हैं कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है उसको कैसे इंप्रूव करें, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, लेग्यूमिनेसी क्रॉप लगाते हैं ताकि वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन की वजह से उस सॉइल का फर्टिलिटी है वो इंप्रूव करता है, ताकि जो भी उसके बाद में दूसरी क्रॉप लगाते हैं उसका प्रोडक्शन है वो हमें इंक्रीज देखने को मिले। ओके, नाउ आगे बात करता हूं मैं इसके लैंड प्रिपरेशन के बारे में। तो 2 से 3 प्लॉइंग बेसिकली कर देना चाहिए। एक प्लॉइंग करोगे तो भी इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको होने वाला नहीं है, ठीक है मेरा भाई। 1 मिनट, क्या आ गया, हाँ चलो। उसके बाद में जब आप इसका इनकॉर्पोरेट ऑर्गेनिक मैन्योर्स और कंपोस्ट वगैरह देते हो तो वो भी थोड़ा सुटेबल माना जाता है। अगर आप के पास में अवेलेबल है तो 5 से 10 टन तक आपको पर हेक्टर दे देना चाहिए। उसके बाद में फील्ड शुड बी वेल लेवल्ड एंड यूनिफॉर्म जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए आपका फील्ड है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसके बाद में मैं बात करता हूं आगे सीड एंड सोविंग के बारे में। तो सोविंग टाइम आपका जो होना चाहिए विद ऑनसेट ऑफ मानसून, ठीक है, जुलाई जून जुलाई बेसिकली माना जाता है अंडर रेनफिट कंडीशन। जब आपकी बारिश शुरू हो जाती है उस टाइम आपकी इनकी सोविंग है वो कर देनी चाहिए। जो आपका लेट सोविंग होती है उसमें आपका क्या होता है, एक तो थोड़ा यील्ड कम होता है और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आपको डिजीज और पेस्ट का थोड़ा अटैक होना है वो ज्यादा होने लग जाता है और आपकी जो फलियां बनती है उसका जो मतलब पुअर कोड सेटिंग होता है, मतलब अच्छे से फलियां बन नहीं पाती है, ठीक है। उसके बाद में सीड रेट की बात करता हूं तो बेसिकली 10 से 20 केजी होता है, पर डिपेंड करता है कौन सा आप पल्सेस ले रहे हो, ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली 10 to 20 केजी पर हेक्टर फॉर खरीफ पल्सेस, बट डिपेंड अलग अलग वैरायटी पे डिपेंड करता है, आप अलग अलग क्रॉप स्पेसिस पे डिपेंड करता है। सोविंग जो आपका मेथड्स है, आप लाइन सोविंग करो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। डिबलिंग मेथड आप यूज कर सकते हैं और जो मतलब थोड़ा
कम नॉलेज वाले फार्मर्स होते हैं, बेसिकली वो आपके ब्रॉडकास्टिंग है वो यूज करते हैं, ठीक है। रो स्पेसिंग की बात करता हूं तो 30 टू 45 सेंटीमीटर, प्लांट स्पेसिंग की बात करता हूं तो 10 टू 15 सेंटीमीटर, ओके। नाउ उसके बाद में बात करता हूं सीड ट्रीटमेंट के बारे में। तो सीड ट्रीटमेंट के बारे में मैंने पहले भी बताया था, थायरन कैप्टन, ठीक है, मीडियम सीड होते हैं 2.5 ग्राम पर केजी सीड, ठीक है। उसके बाद में आपका बायो फर्टिलाइजर की अगर बात करता हूं तो राइजोबियम ले सकते हो फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, पीएसपी कल्चर फॉर फास्फोरस का जो अपटेक करने के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर के बारे में। एज यू नो कि पल्सेस क्रॉप है, पल्सेस क्रॉप को ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती नहीं है, 20 से 40 केजी अगर नाइट्रोजन दोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन बात करूं मैं अगर फास्फोरस और पोटास की, तो ज्यादा उनको भी देने की जरूरत नहीं है, 40 केजी तक आप फास्फोरस दे सकते हो। और पोटास की अगर बात करूं तो वो भी 40-50 केजी दोगे, उससे काम आप लोगों का निकल जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन आपका 20 से 25 केजी पर हेक्टर, ठीक है। फास्फोरस आपका 40 से 60 केजी पर हेक्टर, और आपका K2O है वो कितना होना चाहिए, 20 से 40 केजी पर हेक्टर। अप्लाई फुल डोज ऑफ फर्टिलाइजर एज ए बेसल एट सोविंग, बेसल डोज के रूप में आपको फर्टिलाइजर है वो देना है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर है वो राइजोबियम। हाँ, अब आप सोचोगे सर बेसल में देना है, लेकिन आपने दूसरी क्रॉप के अंदर तो बताया था कि उसको हाफ डोज पहले देना चाहिए, उसके बाद 30 दिनों बाद देना चाहिए। इसमें इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि पल्सेस होती है, बाद में हम यूरिया देते, बाकी सारे तो फर्टिलाइजर पहले ही डालते, तो यूरिया इसको बाद में देने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि जब क्रॉप का प्लांट है वो थोड़ा बड़ा हो जाता तो वो अपने आप नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने लग जाता है, इसलिए अपने को बेसल डोज के अंदर पूरे के पूरे फर्टिलाइजर है वो दे देने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में FIM आपका 5 से 10 टन है, माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है। आप सॉइल एरिएशन वो अच्छे से होगा और अच्छे से नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, इसलिए आप अगर चाहते हो तो FIM है वो जरूर डालना, ठीक है। वेट मैनेजमेंट की बात करता हूं तो एक क्रिटिकल पीरियड आता है पल्सेस क्रॉप के अंदर, वो बेसिकली होता है 35 से 40 डेज का, लेकिन 20 से 40 दिन बाद इसका क्या होता है, उसके अंदर वीड का स्प्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इसमें जो हाईली जो वीड अटैक करते हैं वो 35 डे आफ्टर सोविंग, 35 दिन बाद सोविंग के वीड का इफेक्ट है वो उसके ऊपर ज्यादा दिखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं कल्चरल मेथड में, तो 1 to मतलब 1 से 2 आप अगर हैंड वीडिंग कर सकते हो तो कर लो, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है। उसके बाद में केमिकल कंट्रोल के लिए आपका पेंडामेथिलिन है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए जो माना जाता है वो माना जाता है आपका फ्लूक्लोरोलिन भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पेंडामेथिलिन यूज कर सकते हैं, इमिडाक्लोपीड आप 75 ग्राम, ठीक है, पर हेक्टर पोस्ट इमरजेंसी के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्लूक्लोरोलिन ये एक बेसिक आपका हर्बिसाइड है फॉर पल्सेस क्रॉप, ओके। चलो आगे बात करता हूं इरिगेशन मेथड। जब बारिश हो तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर 10 दिन के इंटरवल में 10 से 15 दिन इंटरवल के अंदर बारिश देना है, अगर बारिश हो पानी देना है, अगर बारिश हो तो पानी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, 2 इंपॉर्टेंट इसके लिए क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है जहां पे पानी देना ही है, एक जब फ्लावर आते हैं उस टाइम, और एक आपका पोड फिलिंग, मतलब फलियों के अंदर जब दाने बनने लग जाते हैं, ठीक है। जो वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है उनको अवॉइड करना चाहिए, और पल्सेज होते हैं वो आपके सेंसिटिव टू आपके स्टैंक्स ऑफ वाटर, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग के बारे में बात करता हूं तो पीजन और सोरगम मेज के बारे में मैंने पहले भी बताया था, रेशियो पता होना चाहिए 2:1 का, ठीक है। उसके बाद में आपका ग्रीन ग्राम कॉटन सुगर कैन का और कॉफी पर मिलेट का आप इंटरक्रॉपिंग है वो कर सकते हो। इंसेक्ट की बात करता हूं तो बेसिकली इसमें मैंने बताया था हेलियोकर्पा आर्मिजेरा जो फलियों के अंदर लगता है, ठीक है। आपने चना छेदक भी पढ़ा होगा, उसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हेलियोकर्पा आर्मिजेरा, एफिड और जेसिड थोड़े लग जाते हैं अगर बारिश थोड़ी ज्यादा हो जाए उस कंडीशन में और थोड़ी लेट सोविंग हो, तो उसमें आपका एफिड और जेसिड का अटैक हो सकता है। और हेरी कैटरपिलर जिसको आप बोल सकते हैं एमसेक्टा मूरी ऐसे लिखते हैं, एमसेक्टा मूरी, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, कातरा। ये कातरा मतलब लाल बाल होते हैं तो मतलब खरीफ सीजन के अंदर थोड़ा अटैक ज्यादा ही करते हैं। इसके लिए आप खेत के चारों साइड में ये थोड़ी थोड़ी खाई खोद देते हो तो उसके अंदर गिर गिर के सारे मर जाते हैं, ठीक है। ये सबसे अच्छा इसका कंट्रोल मेथड है। स्प्रे है वो क्लोरीफायरिफोर्स आप लोगों को करनी है जब आपके पेस्ट लगने लग जाते हैं। कितना 20 EC क्लोरीफायरिफोर्स ले सकते हैं, 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से। और नीम बेस्ड अगर आप हर्बिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करते हो, हर्बिसाइड तो कैसे होगा इंसेक्टिसाइड, तो आपके इसमें एजोटेरेक्टिन ऑयल
ठीक है, तत्व पाया जाता है जो 0.03% आप लेके इस पे भी कर सकते हैं। कॉमन डिजीज है वो आपको येलो मेजर होती है, ये आपकी बेसिकली ग्रीन ग्राम की एक मेजर डिजीज मानी जाती है पल्सेस के अंदर, ग्रीन ग्राम की मेजर डिजीज मानी जाती है, ठीक है, येलो मोजेक वायरस। उसके बाद में आपका विल्ट हो गया, ठीक है, अभी मैंने बताया था फ्यूजेरियम स्पीसीज का और फ्यूजेरियम ओडीआई उसका बताया था, सबसे पहले किसको पढ़ाया था, रेड ग्राम किसनस केजन पिजन पी को, ठीक है। उसके बाद में पाउडरी मिलिड्यू हो जाता है और रूट जब आपकी वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है उसके अंदर रूट भी देखने को मिलता है। और इसके कंट्रोल के लिए बेसिकली आप कार्बेंडाजिम है वो यूज कर सकते हैं। कितना करना है, क्योंकि बेसिकली जितनी भी जो फंगस से लगने वाली डिजीज है और फंगस से लगने वाली 2 से डायग्राम आप सीड को क्या करो, सीड ट्रीटमेंट करके डाल दो और उसके बाद में भी अगर होता है तो स्प्रे वगैरह थोड़ा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग के बारे में। तो हार्वेस्टिंग, इसका जो हार्वेस्टिंग होता है बेसिकली आपको 80 to 85% जब आपकी पोड है वो मैच्योर लग जाते हैं उस कंडीशन में करना चाहिए। ब्राउन एंड ड्राई फलियां आप लोगों को दिखने को मिलेगी, है ना, जो आपकी मूंग की फली होगी या फिर किसी की फली होगी वो थोड़ी ब्राउन कलर में हो जाएगी, मतलब आपकी जो ग्रीन कलर होगा चेंज इनटू ब्राउन एंड ब्लैक ड्राई कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अर्ली हार्वेस्टिंग में आपको क्या करना है, ई मैच्योर करना है, ठीक है। लेट हार्वेस्टिंग लीड टू जो आपका सेप्टिंग लूजेस की प्रॉब्लम हो सकती है। आफ्टर ड्राइंग थ्रेसिंग इज डन बाय द वेटिंग और जो आपका ट्रेडिंग होता है उनके द्वारा। क्लीन एंड ड्राई सीड 10 to 12 मॉइस्चर बिफोर स्टोरेज। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर आप जब हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद में थ्रेशिंग के बाद में जब आप इनको बोरियों के अंदर भरने के लिए जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होता है, वो होता है मॉइस्चर को कंट्रोल करना। और मॉइस्चर 10 से 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज मैंने आपको सीरियल क्रॉप के अंदर भी बताई थी। और क्या बोला था सीरियल के अंदर कि जब आप थ्रेशरिंग करते हो उस टाइम 14 से 16 डिग्री तापमान होगा तो चले, मतलब मॉइस्चर परसेंट होगा तो चलेगा, लेकिन जब आप उसका प्रोसेसिंग करते हो उस टाइम 12% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है वो पहले पिछली लेक्चर में अच्छे से बताया था, ठीक है। तो इसमें जितना ध्यान रखना 10% से आपका कम मॉइस्चर है वो होना चाहिए थ्रेशिंग हार्वेस्टिंग जब आप करते हो उस टाइम, ठीक है। तो उसके बाद जितनी भी जो मतलब क्या है कि जब फलियां 80 से 85% भूरी होकर सूख जाती है तो कटाई कर लेना चाहिए, वो सुटेबल टाइम लगता है। उसके बाद में अगर आप सोचोगे कि 100% सूखने के बाद करेंगे तो दाने झड़ने लग जाते हैं, तो उसमें प्रोडक्शन लूज होने के थोड़े चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के जितने भी जो पल्सेस थे वो कवर हो चुके हैं। होप करूंगा कि पल्सेस से रिगार्डिंग कोई आप लोगों का डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे ऑयलसीड क्रॉप। हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पल्सेस पढ़ा, इंट्रोडक्टरी के बाद में हमारा जो मेजर इस सेमेस्टर में खरीफ की पल्सेस पढ़ना है, खरीफ की पल्सेस पढ़ा। खरीफ पल्सेस के बाद में हमें पढ़ना है ऑयलसीड। ऑयलसीड में मैंने पहले भी बताया था सोयाबीन और ग्राउंडनट मेजर है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। वो हम लोगों को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में तो ज्यादा कोई क्वेश्चन किसी से इतने ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट आस्क नहीं किए जाते हैं। फिर हम कॉटन है और शुगर कैन है उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उनमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो होप करूंगा कि ये लेक्चर आप लोगों को पढ़ाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम करी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।